गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जैक बोर्ड क्लास 8 का मैथ मॉडल का दूसरा वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। इससे पहले का वीडियो में 20 तक हमने क्वेश्चन करा दिया था। 21वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब यहाँ लिखा है कि घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 2000 रुपया है, यानी कि घड़ी में जो दाम लिखा हुआ है वो कितना है, 2000 है। अब इसमें कितना छूट दिया जाता है, 10% बट्टा दिया जाता है, यानी कि छूट दिया जाता है। तो उसका विक्रय मूल्य बताया, मतलब वो घड़ी कितना में बेचा गया। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि अगर अंकित मूल्य और बट्टा का प्रतिशत दिया है तो विक्रय मूल्य का एक सिंपल सा सूत्र होता है, उस सूत्र को ध्यान देंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है ना, क्या, जो अंकित मूल्य है, यू कैन राइट अंकित मूल्य घटाओ अंकित मूल्य का कितना परसेंट बटा देता है, 10%। बस ये फार्मूला है। वैल्यू पुट कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो अंकित मूल्य कितना है आपका, देखिए 2000 दिया है तो आपने 2000 लिख दिया, माइनस अंकित मूल्य, फिर आपका 2000 का मतलब इंटू, आप जानते हैं 10%। प्रतिशत को हटाएंगे, बटा क्या होगा, 100। अब देखिए यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, ठीक है। और ये आपका हो गया 2000 और यहाँ पे आपका 200। तो अगर घटाएंगे तो आपका इसका मान कितना आ जाएगा, 1800, 1800 रुपये। यानी कि घड़ी का जो विक्रय मूल्य होगा, घड़ी को जो बेचा जाएगा वो 1800 में, यानी कि 200 रुपया छूट मिल सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है ना, अनुपात से क्वेश्चन रहेगा। अनुपात का जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कैसे फॉर्मेट में लिखेंगे, बट्टा के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, 75 पैसा का 2 रुपया, तो इसको हम लिख सकते हैं 75 पैसा। यहाँ का मतलब ये बट्टा कर सकते हैं 2 रुपया। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों का जो इकाई होना चाहिए, यूनिट है, सेम होना चाहिए। एक पैसा है, एक रुपया है, ठीक है। और याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा कि बड़ा वाला इकाई को छोटा कर दिया जाए। तो पैसा छोटा इकाई है, रुपया बड़ा है, तो रुपया को पैसा में बदलना है। तो रुपया को पैसा में बदलना है तो उसको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 75 पैसा बटा ये 2, रुपया को पैसा में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, तो ये पैसा में आ गया। अब देखिए दोनों का इकाई सेम हो गया तो ये कट गया। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100, और इस तरह से गुना करेंगे तो ऊपर में 3 आया और आपका 4 दूना 8, यानी कि जो अनुपात हो गया वो हो गया 3:8 आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, इसका हो जाएगा आंसर अनंत, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब हम लोग आएंगे पाइथागोरस त्रिक। ये पाइथागोरस त्रिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो थोड़ा इसको ध्यान से बनाइएगा, इसका लॉजिक भी समझिएगा, है ना, कि कैसे हम पाइथागोरस त्रिक को पहचानेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जैसे 24 नंबर, तो आपका 24 नंबर है, आपको पाइथागोरस त्रिक पहचानना है। पाइथागोरस त्रिक है ना, हमेशा इसका 3 मान होता है। जैसे इसका ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, और तीसरा ऑप्शन दिया है 6, 8 और 10, और चौथा ऑप्शन दिया है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए इसका सबसे अच्छा लॉजिक ये है कि इसमें सबसे ताकतवर कौन है, 3। तो इस 3 को हम क्या कहेंगे, बाहुबली। तो ये जो बाहुबली 3 है वो अकेला ये दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा। किसी को भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर बराबर हुआ तो वही मान सही होगा। शॉर्टकट तरीका यही है। तो 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, और 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, तो ये 9 हो गया, 4 और 1 5। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, मतलब ये पाइथागोरस त्रिक नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, फिर इसमें देखिए बाहुबली कौन है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, और बाकी यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16,
और 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9। इस तरह से इसको अगर हम जोड़ते हैं, ये हो गया 16 और इधर 13, दोनों बराबर होगा? नहीं होगा, तो ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अंतिम देखते हैं इसमें बाहुबली कौन है? 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया, और बाकी आप क्या लिखोगे इसको? 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये आपका 100 हो गया बराबर 100, यानी कि ये स्टेटमेंट सही हो गया, ये बराबर हो गया। इसका मतलब पाइथागोरस त्रिक क्या है? ये है। इस तरह से वैल्यू चेंज रहेगा, आपको इस तरह से शॉर्टकट वे में आपको चेक करना है कि कौन सा पाइथागोरस त्रिक होगा, कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है ना। आगे अगला सवाल एक लिखा है 25 नंबर कि आपका जो प्रेशर कुकर है उसका अंकित मूल्य है ना। देखिए प्रेशर कुकर है ना, प्रेशर कुकर जो है उसका अंकित मूल्य, ठीक है, इसका अंकित मूल्य कितना है? 450 रुपया, ठीक है। इसमें लिखा है और यह 360 में उपलब्ध है, और यह 360 रुपया में उपलब्ध है ना। यानी कि दाम लिखा है 450 और मिल रहा है कितना? 360। तो बोल रहा है कि बट्टे की राशि क्या होगी? यहाँ प्रतिशत में नहीं बोल रहा है, बट्टे की राशि होगी, क्या होगी? इसका ऑप्शन दिया हुआ है ना। उसका ऑप्शन दिया है 70, 80 रुपया, 90 रुपया और 100 रुपया। तो आप देखिए कितना होगा, इसको बट्टे की राशि मतलब कितना छूट दिया गया है ना। तो बताइए अंकित मूल्य कितना? 450 का क्या था? कुकर था, मिला कितना? 360। तो छूट कितना मिला? 450 में 360 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए 450 और 360 में माइनस कीजिए, घटाएंगे 0 होगा, ये हो जाएगा 9। कितना आंसर आ जाएगा? 90 रुपया। तो ये 25 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है पेंसिल वाला है ना, कि 16 पेंसिल का मूल्य कितना है? 64 रुपया। तो 144 रुपया अगर देंगे तो कितना पेंसिल आएगा? ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर आपसे बोल रहा है 16 पेंसिल का मूल्य, 16 पेंसिल का मूल्य कितना दिया है? 64 रुपया, है ना। तो 144 पेंसिल का मूल्य, तो क्या बोल रहा है? 144 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, है ना। 144 पेंसिल का मूल्य। देखिए साधारण बात है, जब भी इस तरह से मूल्य रिलेटेड कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप उसके लिए एक टेबल बनाओ, और इसमें पहला जो लाइन है उस लाइन में ध्यान दीजिए कि जो भी संख्या है उसको आप देखिए। ये 16 संख्या है और ये 64 है। इसमें दो अलग अलग चीज़ को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 16 क्या है? पेंसिल, तो आप क्या लिखिएगा? यहाँ पेंसिल लिखिएगा। और दूसरा ये 64, ये क्या है? रुपया। ये क्या है? मूल्य है। तो आप यहाँ लिखिएगा मूल्य। अब इस टेबल को आपको भरना होगा, ठीक है। तो ये पेंसिल के जगह में कितना है? 16, और मूल्य की जगह कितना हो गया? 64। आगे क्या लिखा है देखिए, 144 पेंसिल, तो पेंसिल की जगह क्या लिखेंगे? 144। अब बोला इसका मूल्य क्या होगा? इसको x मान लेंगे। देखिए मूल्य रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इसको सरल करने के लिए भागा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है। तो आप यहाँ क्या करोगे? लिखोगे 16 बटा भागा, है ना, 64 बराबर 144 बटा x। काट दीजिए, 16 चौक 64। आपका क्या आ गया? 1/4 बराबर 144 बटा x।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इससे इसको इससे, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 गुना 144। अब इसको गुना कीजिए, क्या होगा, अब गुना कीजिएगा, 4 4 16, फिर 4 4 16 और 1 17, 4 एकम 4, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी पैसा रिलेटेड जितना भी है दाम निकालना है तो आप बटा कीजिएगा, और अगर कोई काम वाला वर्क होगा कि इतना काम है, ठीक है, और खाना रिलेटेड होगा तो बटा की जगह आपको क्या करना है, गुना करना है। जैसे कि अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 27 नंबर में आपका लिखा है 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन 27 नंबर बोल रहा है 45 व्यक्ति, है ना, किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 13 दिन में, ठीक है। तो 39 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 39 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में समाप्त, उसी तरह का है ये, लेकिन काम वाला है या खाना वाला है, तो टेबल तो वही बनेगा जो नियम था। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, टेबल बनाइए, पहला लाइन में देखिए जो संख्या है उसके साथ क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ व्यक्ति है, 45 का आगे 45 के बाद व्यक्ति है, और यहाँ 13 के बाद दिन है, यानी कि टेबल में जो लिखा जाएगा वो पहले व्यक्ति और दिन लिखा जाएगा। तो व्यक्ति में हम क्या लिखेंगे, देखिए व्यक्ति में आपका 45 लिखना है और दिन में क्या लिखना है, 13। और आगे अगला स्टेटमेंट देखिए 39 व्यक्ति है, यानी कि यहाँ पे व्यक्ति, और इसको मान लेंगे x, है ना। तो हम आपको बताएं काम वाला या फिर खाने से रिलेटेड कोई भी है क्वेश्चन, जैसे बोलेगा कि 300 आदमी का खाना 20 दिन तक चलता था, अब इतना आदमी और आ गया, कितना दिन चलेगा, तो उसमें आपको बटा की जगह गुना करना होता है ना। पहले क्या करते थे, 45 बटा 13 करते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, 45 गुना 13 करेंगे, और इधर 39 गुना x। अब ये x का वैल्यू निकालना है, 39 इधर आएगा, तो क्या करेंगे, 45 गुना 13 बटा 39 बराबर x। 13 का पहाड़ा में 13 तिहाई 39, 3 का पहाड़ा में फिर कटेगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया, ये 15 आपका दिन जो है वो आंसर हो गया। तो इस तरह से 27 नंबर हो गया, है ना। अब देखिए 28 नंबर में बोल रहा है वर्ग के सभी बहिष्ठ कोणों का योग क्या होता है ना। तो देखिए बहिष्ठ कोण या बाही कोण, है ना, चाहे कुछ भी हो, आपका त्रिभुज भी हो, तो भी सबका क्या होता है, 360 ही होता है ना। 28 नंबर जो आपका सवाल है वो लिखा है वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है। देखिए चाहे वर्ग हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सबका मान जो होगा वो 360 ही होगा, ये आप याद रखिए, समझे। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं अगला 29 नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्याज का क्वेश्चन है। अब लिखा है कि 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए एक सूत्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो देखिए मूलधन किसको बोलते हैं, जो भी रुपया होता है उसको मूलधन बोला जाता है।
तो मूलधन कितना है 500। समय देख लीजिए कितना वर्ष दिया है 2 वर्ष। दर जो है प्रतिशत में रहता है कितना है 5। प्रतिशत नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके जगह में बटा 100 कर दिए हैं। अब देखिए इसको काटते हैं, 0 0 कट गया। अब इसको गुना कीजिए, ये आपके 5 गुना 2 गुना 5 तो कितना आ गया 50। तो साधारण ब्याज कितना रुपया हो गया 50 रुपया। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 30 नंबर, ठीक है, यहाँ बोल रहा है निम्न में कौन 2D आकृति है। देखिए 2D आकृति, 2D आकृति किसको बोलते हैं, जो चपटा होता है। ठीक है, अब देखते हैं, पहला लिखा है ऑप्शन घनाभ, दूसरा बोल रहा है आयत, तीसरा है बेलन, चौथा है शंकु। तो चपटा क्या होता है आयत, जैसे ये पेज आपका ये आयत है, चपटा है ना। घन जो होता है वो 3D आकृति का होता है, बेलन भी 3D, शंकु भी 3D। तो आंसर क्या हो गया इसका आयत। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है ना, आइलर सूत्र। बोला आइलर सूत्र क्या है, याद रखिएगा जो आइलर सूत्र होता है वो 2 फॉर्मेट में होता है, याद रखिएगा। एक, और इसमें जो भी रहेगा वही आपका आंसर होगा। एक फॉर्मेट होता है F + V - E = 2, ये आइलर सूत्र है। लेकिन आप इसको मॉडिफाई करके देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो F + V, E उधर चला जाएगा तो +E। तो ये भी सही है, ये भी सही है ना। और आपका ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया 31। अब 32 में जो क्वेश्चन है समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 32 नंबर में। ठीक है, जिसका विकर्ण दिया है ना। तो याद रखिएगा 32 नंबर में एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। और इसमें इसका विकर्ण का लंबाई दिया है, विकर्ण है ना, विकर्ण। तो इस विकर्ण को हम लोग निरूपित करते हैं, 2 विकर्ण है। पहला विकर्ण आपका दिया है 24 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे बोल रहा है इसका क्षेत्रफल। देखिए इसका सूत्र होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, मतलब D1 गुना D2। और D1 और D2 का तो मान दिया हुआ है। आप देखिए D1 का मान दिया है क्या 24, D2 का मान दिया 10। इसको गुना कीजिए, काटिए, ये 12 बार में 12 है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चतुर्भुज का हो गया, समचतुर्भुज का। इसी तरह आपका समलंब चतुर्भुज का दिया रहेगा। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें पहले आप समझ लीजिए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज जिसका 2 समानांतर भुजा होता है ना। तो इसमें दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका सूत्र जो होता है ये समझ लेते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है। अगर मान लीजिए ये वाला समानांतर भुजा A है और ये B है और ये दोनों के बीच का दूरी अगर h है, तो उसका सूत्र जो होता है वो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, मतलब A जोड़ B और गुना क्या ऊंचाई। तो प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ लिखा है समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं समानांतर भुजाएं, यानी कि समानांतर भुजाएं मतलब ये A का मान आपका 3 दिया है, B का मान 8 दिया है, और बोल रहा है उसका ऊंचाई, ये ऊंचाई है या दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या करना है, सूत्र में इसका मान बैठा देना है। A के जगह हम 3 लिखेंगे, B के जगह 8 गुना H के जगह 5। बहुत कोई क्या करते हैं, ये 2 को 8 से गुना कर देते हैं, लेकिन याद रखिए पहले ब्रैकेट का काम होगा। ठीक है, 8 और 3 8 और 3 यहाँ
8 और 3 नहीं है, 6 और 8 है, ये आपका 6 है, सॉरी। तो आप इसको ऐड कीजिए, 6 6 12 13 14 गुना 5, काटिएगा 2 बार में, 2 से, है ना, 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना। इसके बाद आगे जो है प्रश्न वो है आपका मेंसुरेशन से। तो मेंसुरेशन बनाने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, बिना फार्मूला का आप हल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 34 नंबर हम लोग बनाते हैं। 34 नंबर में दिया है एक घन है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र वाला प्रश्न है ना। क्या होता है, घन का जो कुल है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6a²। अगर a भुजा है, लेकिन यहाँ l के फॉर्मेट में है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6l², ठीक है। अगला जो सवाल है 35 नंबर, वो बेलन का है। अब जो बेलन है सवाल में दिया है, जो बेलन है उसका क्या क्या दिया है, त्रिज्या। त्रिज्या को किससे निरूपित करते हैं, r से। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। r का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। और उसका ऊंचाई को हम लोग h से निरूपित करते हैं, और ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। एक बेलन है जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र जो होता है वो 2πRh होता है। तो आप बताइए 2 के जगह 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो आप यहाँ लिखोगे 22/7। r, यहाँ r का वैल्यू दिया है 14 और h का वैल्यू कितना दिया है 10। सो काटेंगे, 7 दूना 14, इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 22 से 88 हो गया। 88 और गुना 10 यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका 35 नंबर का सवाल हो गया। आगे 36 नंबर घन से दिया है कि एक घन है जिसकी एक भुजा, आपका लिखा है घन जो है उसकी भुजा दिया हुआ है, ठीक है। घन को, भुजा को हम लोग a से निरूपित करते हैं। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका क्या बोल रहा है, आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन सूत्र जो होता है वो भुजा क्यू, ठीक है। जो भुजा है उसका पावर क्यू। भुजा मतलब a का पावर क्यू, मतलब a मतलब क्या, 8 का पावर 3, यानी कि आपका 8 गुना 8 गुना 8। अब गुना कीजिए, 8 आपका हो गया 64 और 8। तो यहाँ गुना कर लीजिए 64 को 8 से, 8 चौक 32 का 2, ठीक है। 8 छक 48, 49 50 51, कितना हो गया 512। तो ये आपका 512 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आयतन है। अब इसी तरह एक और सवाल बेलन का दिया है कि बेलन का जो है त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, और बेलन का क्या करना है, आयतन निकालना। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 37 नंबर में आपका बेलन दिया है। बेलन का जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, r से। कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है, ऊंचाई। बेलन का ऊंचाई को h से निरूपित करते हैं, 10 सेंटीमीटर दिया। तो बेलन का आयतन, तो इसका जो आयतन होता है उसका सूत्र जो होता है बेलन का πr²h। पाई का मान होता है 22/7, r² मतलब 7 गुना 7 2 बार, और h का मान कितना है 10, एक साथ, और ये एक साथ घट गया। अब यहाँ गुना करना होगा, 22 गुना 7 गुना 10। तो 22 को आप 7 से पहले गुना करो, है ना। तो आपका हो जाएगा 7 दूना 14, और फिर 7 दूना 14, और एक 15, और एक 0 बिठा दो। ये आपका उत्तर हो गया 1540, ठीक है। एक और अंतिम सवाल घनाभ पे दिया हुआ है। तो आपका है घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई और
ऊंचाई इतना दिया है ना। अंतिम सवाल इसमें है मेंसुरेशन का। एक घनाभ है यानी कि माचिस का डब्बा, उसका आयतन ज्ञात करना, उसका लंबाई जो है, लंबाई को L से निरूपित करते हैं, 6 मीटर है। चौड़ाई है ना उसको B से 3 मीटर, ऊंचाई उसको H से। तो इसका क्या निकालना है? आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है ना, क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि L गुना B गुना H। L का मान 6 है, B का मान 3 है और ये आपका 2। तो गुना कीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 6 18 दूना 36। ये आप क्या आ गया? 36 मीटर है कि सेंटीमीटर है? आपका है मीटर, तो मीटर क्यूब आंसर हो गया। तो इस तरह से ये हो गया घनाभ। उसके बाद घन की अगर बात करते हैं तो आपको लिखा है कि घन में कुल कितने किनारे होते हैं, है ना। घन 39, जो घन होता है उसमें कुल कितना किनारा होता है। तो थोड़ा देखिए, ये आपका घन हो गया, जो आप क्यूब, जो मिलाने वाला क्यूब है, कितना किनारा होता है गिनिए, ध्यान से गिनिए कितना। स्ट्रेट लाइन वही किनारा हो गया। तो आप देखिए ऊपर में 1 2 3 4, फिर नीचे में 1 2 3 4, और फिर ये 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, कुल मिला के आपका 12 किनारा आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वर्ग अंतराल से रिलेटेड सवाल करेंगे, है ना। तो आपका सवाल दिया है टैली मार्क से रिलेटेड, जो कि बहुत ही आसान है ना। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर का सवाल दिया है 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 4 को टैली मार्क में हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4, 5 रहता तो इधर से काटते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से बना लीजिएगा। उसके बाद 41 नंबर आपका दिया है वर्ग अंतराल। आपका है वर्ग अंतराल है आपका 30 से 40। तो आपको बोल रहा है वर्ग चिन्ह ज्ञात करके। सूत्र होता है इसका वर्ग चिन्ह का, क्या होता है? उच्च सीमा, इसमें जो उच्च सीमा है जोड़ निम्न सीमा, ठीक है, और बटा 2 होता है। तो उच्च सीमा इसमें क्या है? 40, जो कम वाला है वो 30 बटा 2, मतलब क्या? 70 बटा 2, मतलब आपका हो गया 35 आंसर। ठीक है। अब इसके बाद अगला हो सकता है कि आपका सूत्र ही दे दे, है ना, सूत्र भी हो सकता है। अगला वर्ग अंतराल, है ना, एक वर्ग अंतराल है आपका 20 से 30 दिया है, और इसका बोल रहा है माप ज्ञात करें। तो माप कैसे निकलता है? उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा, ये सूत्र है। 30 माइनस 20, तो माप कितना आंसर आ गया? 10। बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद परिसर एक होता है। परिसर क्या होता है? परिसर जो होता है उसमें क्या होता है? जो बड़ा मान है और छोटा मान को अगर घटा देंगे तो उसको परिसर कहेंगे। ठीक है। 43 नंबर, इससे सवाल भी रह सकता है। लिखा आंकड़ों में सबसे बड़े और सबसे छोटे, है ना, प्रश्नों में अंतर को क्या कहते हैं, है ना। जो बड़ा है, बड़ा मान दिया है आंकड़ा में, जो सबसे बड़ा मान है घटाओ जो सबसे छोटा मान रहेगा, उसके अंतर को क्या कहते हैं? परिसर। तो परिसर निकालना है, बहुत सारा आपका मान दिया है, तो जो सबसे बड़ा मान है उसको छोटा से अगर घटा देंगे तो उसको क्या कहेंगे? परिसर, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपका वृत्त आलेख जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख। ठीक है, वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख इस तरह से बनता है, याद कीजिए, है ना, इस तरह से रहता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट, खाने वाला चार्ट नहीं। ठीक है। तो ये हो गया आपका 44 नंबर क्वेश्चन। आगे अब 6 नंबर क्वेश्चन बचा है। आके प्रायिकता का कुछ सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। अब देखिए, अब ये 45 नंबर का सवाल है। बोल रहा है 2 सिक्का को एक साथ उछालने में कुल कितना परिणाम होगा। तो सरल भाषा में ये समझते हैं कि अगर एक सिक्का को
सिक्का को उछालने पर क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल। तो कितना परिणाम हुआ, दो। एक सिक्का को जब उछालेंगे तो दो परिणाम। लेकिन आपका सवाल क्या है, दो सिक्का उछालने पर कितना परिणाम होगा। एक सिक्का पे दो, तो दो सिक्का पे 2 गुना 2 4 परिमाण। 3 सिक्का होता तो 2 दूना 4 दूना 8 होता। तो इस तरह से। और अगर पासा भी रहेगा तो एक पासा को अगर हम फेंकेंगे तो कितना परिमाण होगा, परिणाम बोल सकते हैं, है ना, परिणाम, सॉरी, है ना। तो 6 होगा, है ना। लेकिन यहाँ 46 का क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि बोल रहा है एक पासे को अगर फेंका जाता है तो उसमें सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। 45, है ना। पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले पासा को अगर फेंकेंगे, ठीक है, तो क्या क्या आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6। तो कुल कितने परिणाम हुए, है ना, 6 परिणाम, ठीक है, परिणाम हुए, है ना। अब बोला सम संख्या, तो इसमें थोड़ा देखो तो सम संख्या कितना है। सम संख्या 2 4 6। तो सम संख्या टोटल 1 2 3 गो हुआ। तो सम संख्या का जो प्रायिकता है, सम संख्या आने का जो प्रायिकता है, इसका सूत्र होता है, जो कुल परिणाम होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो कुल परिणाम अगर कोई भी पासा को फेंकेंगे तो 6 ही आएगा। और इसमें सम संख्या बोल रहा है तो सम संख्या कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो 3 एकम 3 दूना 6, तो 1/2 इसका उत्तर हो गया। विषम भी अगर बोलता तो उस तरह से करते, पूर्ण संख्या, इस तरह से कोई भी संख्या पूछा जा सकता है। या बोल सकता है 7 आने की क्या प्रायिकता है, तो एक भी नहीं, यानी कि इसका आंसर 0 हो जाता है उस केस में, है ना। अगला 46 के बाद 47 बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है एक थैला में, एक थैला है, ठीक है, एक थैला में अलग अलग रंग का गेंद रखा हुआ है। 4 जो है नीला गेंद है, 2 है हरा गेंद और 5 जो है वो काली गेंद है। तो बोला अगर एक गेंद को निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि पीली गेंद आए, है ना। देखिए एक गेंद निकाला जाएगा और क्या प्रायिकता है कि पीला गेंद होगा। तो देखिए यहाँ पे सरल भाषा है, पहले इसको सबको जोड़ते हैं, टोटल कुल परिणाम जो भी है ना, यहाँ पे कुल देखिए 4 + 2 + 5 जो कुल है, कितना गेंद है ना, इसको जोड़िए पहले। टोटल कितना हो गया, 11 परिणाम हो गया, है ना। तो क्या आपको बोल रहा है, पीला गेंद का आने का क्या प्रायिकता, पीला गेंद की प्रायिकता। तो सूत्र वही होगा, जो कुल परिणाम है उसको नीचे 11। अब पीला गेंद बोल रहा है तो पीला गेंद देखो कितना बार आया है, एक बार भी नहीं आया, यानी कि 0, यानी कि इसका 0 हो गया। इसी तरह से अगर पीला के जगह नीला बोलता तो नीला के जगह यहाँ 4 लिखते। तो इस तरह से ये सवाल आपका बन गया, है ना। 48 नंबर आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है कि आपसे पूछ रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो ये तो याद होना चाहिए कि जो मूल बिंदु होता है 48 नंबर, उसका निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक। तो ये हम बताए थे कि ये आपका x एक्सेस है, ये आपका y एक्सेस है, x एक्सेस और y एक्सेस जहाँ काटता है उसी को मूल बिंदु बोलते हैं। इसका निर्देशांक 0,
0 होता है ना, तो इसका क्या होगा 0,0। 49 नंबर, बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। अब ये बिंदु दिया हुआ है, कौन सा बिंदु है देखो तो, बिंदु है -3 और -4, बोला किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए यहाँ ये पहला चतुर्थांश होता है, इसका साइन प्लस प्लस होता है, ये दूसरा है इसका होता है प्लस माइनस, ये तीसरा है इसका होता है माइनस माइनस, और चौथा है, चौथा चतुर्थांश इसका होता है माइनस प्लस। तो इस तरह से ये चतुर्थांश होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो वैल्यू है, आप देखिए माइनस हुआ और ये भी आपका माइनस, दोनों माइनस माइनस है, तो कौन सा चतुर्थांश में आ गया, तीसरा चतुर्थांश में। तो ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, पूछता एग्जाम में पूछ सकता है, ओके। अब इसके बाद अंतिम सवाल है ना, 50 नंबर आपके लिए कि जो बिंदु है, ठीक है, बड़ा सरल सवाल है, a2 - 5 में कोटि का मान क्या है ना, कोटि क्या है इसमें, तो इसमें एक कोटि रहता है, एक भुज रहता है। तो ये अंतिम सवाल आपके लिए, आप इसको सरल कीजिएगा, इसका ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया दूसरा ऑप्शन -5, ठीक है, तीसरा हो गया 0, चौथा हो गया -2, ठीक है। और आपके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा से पेपर कीजिए। अगर आपको ट्यूशन करना है तो चाची में आप ट्यूशन कर सकते हैं, है ना। फीस मैंने बहुत ही जेन्युइन और कम रखा है। जिस तरह से मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा उसी तरह से आपको विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा, और आपका SST भी पढ़ाऊंगा, इतिहास भूगोल नागरिक, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।